मेरे पापा ने हमेशा यानी कि मेरी हर चीज़ पूरी की है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो मुझे चाहिए वो मुझे पूरा किया। और मेरी मामा ने भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत खुश था, इतना खुश था कि मैं भूल गया कि मैंने अपने बच्चों के लिए दिन रात काम किया। मेरी सारी थकावट उतर गई। और इन दोनों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया इन दोनों को ही करना चाहूँगी। मेरी ज़िंदगी का किस्सा तमाम तुम हो अबू, मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम तुम हो अबू। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे घराने में जहाँ पर वालिद साहब ने पेट्रोल पंप पर एज अ कैशियर बनकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। बाप की इस मेहनत का जब बदला चुकाने की बारी आई तो कशफ सनाउल्लाह ने लाहौर इंटरमीडिएट में पहली पोजीशन हासिल करके अपने बाप की इस मेहनत का समर अदा किया। आइए हम बात करते हैं कशफ सनाउल्लाह से, उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम कशफ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र। कशफ, सबसे पहले तो आपको इस कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो। और कशफ, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप हमारे तमाम तर नाजरीन के साथ वो मोमेंट शेयर कीजिएगा, ख़ासकर वो मोमेंट जब आपको पता चला कि आपकी पहली पोजीशन है। पहले तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपको पता किस तरह चला? उस टाइम एक्चुअली मैं कॉलेज में थी, एमकेट की क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारी, तो कॉलेज में थी, मुझे मैसेज आया मेरी फ्रेंड की तरफ से कि तुमने पोजीशन यानी कि आपकी पोजीशन है। तो उस टाइम सर पढ़ा रहे थे, मैं बता भी नहीं सकती थी सर को कि मेरी पोजीशन आ गई है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया आराम से, तो उसने पूरी क्लास में यानी कि शोर मचा दिया, सर इसकी पोजीशन आ गई है। फिर सर ने यानी कि पढ़ाई रोकी, मेरी क्लैपिंग करवाई और मेरा था कि मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊँ। मुझे पापा का फ़ोन भी आया कि मैं आपको लेने आ जाता हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं, अब लास्ट लेक्चर है वो मैं अटेंड करके आप घर आती हूँ। तो घर वाले सब बहुत खुश थे, मेरे कज़न्स, मेरे मामा पापा, बहन भाई सब बहुत खुश थे, मैं सबसे ज़्यादा खुश थी। वो आपकी बातों से भी पता चल रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि इंटर का रिज़ल्ट आने के बाद भी किस चीज़ की क्लासेस थी जो आप ले रही थी? यानी कि हमारा मेडिकल का जो होता है ना, एमकेट होता है, एंट्री टेस्ट होता है, वो उसके यानी कि एमकेट की प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपरेशन के लिए। तो अच्छा कशफ, मुझसे और हमारे तमाम तर व्यूवर्स के साथ आप अपनी रूटीन शेयर करना पसंद करेंगी? जी ज़रूर। रूटीन तो यही थी कि सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी फजर की, फिर कॉलेज के लिए तैयार होना स्टार्ट हो गए। कॉलेज के सब सारे लेक्चर्स अटेंड किए, वहाँ से यानी कि 1-2 बजे तक हम आ जाते थे। फिर घर आके नमाज़ पढ़ के फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जब तक आपका यानी कि डेली का लेक्चर वगैरह तैयार हो जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर नमाज और खाने का ब्रेक भी होता था। बकाया रात तक पढ़ते रहो। रात तक पढ़ती रहती थी। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या थी? हॉबीज़, मुझे रीडिंग का शौक़ था, लेकिन इतना टाइम नहीं होता था इन चीज़ों के लिए, बस सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ घर आने के बाद पढ़ाई ही था जो मेन फोकस था। तो कशफ, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना आधे से ज़्यादा टाइम स्केड्यूल बनाने में वेस्ट कर देते हैं, और वो इस बात पे भी फोकस कर रहे होते हैं कि हमें कल वाला दिन जो है हमने उस स्केड्यूल के मुताबिक गुजारना है। तो आपके नुक्ता नज़र से स्केड्यूल लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है या ऐसे ही जिस तरह बंदा जा रहा है वैसी सही है? लेकिन देखा जाए ना, स्केड्यूल बनाओ आपको पता होता है आपने ऐसे ऐसे करना है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँ ना, हम स्केड्यूल बनाते हैं कि इतने घंटे मैंने ये पढ़ना है, इतने घंटे मैंने, वो सारा नहीं हो पाता हमसे, यानी कि इस तरह वेस्ट हो जाता है टाइम। स्केड्यूल बनाओ जो उसे फॉलो करें वो तो अच्छा है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ कि हम स्केड्यूल बनाते हैं तो वो हमसे पूरा नहीं होता। तो एफएससी में ये रूटीन रही है कि बस जितना टाइम था मेरे पास मैं पढ़ती रही, यानी कि एज इट इज़ कोई स्केड्यूल नहीं था कि इस टाइम में मैंने ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है। जो भी टेस्ट हो वो रेडी किया, लेक्चर्स रेडी किए, और जितना टाइम बचा कर। अच्छा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत ही बुरा लगता था और उसको याद करना इंतहा का मुश्किल लगता था? बुरा एक्चुअली उर्दू में थी, गज़लें वो नहीं याद होती थी। गज़लों की तशरीह लिखने में भी बड़ा मसला होता है, तो किस तरह मैनेज किया? बस कर लेते थे, सर बोलते थे कि आप शेर याद कर लें, फिर उसके अंदर अपनी थोड़ी सी डिटेल डाल दें, वो क्या हो जाएगा। और केमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल था फर्स्ट ईयर की, फिर सेकंड ईयर की थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, यानी कि एज इट इज़ कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि बुरा लगता था। आई मीन मुश्किल होती थी पढ़ने में, तैयार करने में सबको। मैट्रिक आपने कहाँ से किया? मैट्रिक भी गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ टाउन में। और मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? 1062। उस पर कोई पोजीशन थी? अच्छा, आपकी पहली बार पोजीशन आई है, दोबारा से आपको मुबारक हो। और अच्छा, आप हमें बताइएगा कि आप
रट्टेबाजी पे यकीन रखती हैं या पढ़ के समझ के लिखने पर? एफएससी तो है ही सारी कॉन्सेप्ट बेस कि आप सिर्फ क्रैमिंग नहीं कर सकते, लेकिन बिलीव रखने का जहाँ तक है कि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि एफएससी में जब तक आप क्रैमिंग नहीं करोगे ना तो आप यानी कि नहीं कर सकते। तो जहाँ तक है कि क्रैमिंग मैंने भी की, यानी कि उन सबको यानी कि अच्छी तरह पढ़ना पड़ा और थोड़ा सा अच्छी तरह क्रैम करो फिर ही आपका हो सकता है, क्योंकि बुक में से सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस एफएससी के पेपर में बहुत कम आते हैं, और ये जो सारा कॉन्सेप्ट होता है एफएससी का वो एमकेट में इन्होंने लिया होता है। तो अगर एफएससी ज़्यादा अच्छी हो जाए यानी कि पूरी कॉन्सेप्ट बेस हो, आपको क्रैमिंग ना करवाएं, तो मेरे ख्याल से एमकेट की भी ज़रूरत नहीं है अगर एफएससी अच्छे तरीके से पढ़ाए कॉन्सेप्ट पे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, एमकेट में आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना? स्टडी से रिलेटेड? हाँ, एमकेट की प्रिपरेशन के हवाले से। एमकेट का सारी स्टडी कॉन्सेप्ट बेस थी, काफ़ी यानी कि नए कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने गए। एफएससी में हमने वैसे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए थे, कुछ थे कि मुश्किल लग रहा है कि क्योंकि वहाँ पे आपने रट्टा लगाया हुआ था और यहाँ पर आके ज़रा कॉन्सेप्ट आ गया। थोड़ा सा यानी कि हमें करना पड़ा कि उधर हमने यानी कि ज़्यादातर क्रैमिंग की और उसके अलावा, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें जिस तरह पढ़ाया तो मेरे ख्याल से एमकेट का हमने आधे से ज़्यादा सिलेबस हमने एफएससी में कवर कर लिया था। लेकिन एज अ होल मैं बात करूँ तो एफएससी में सिर्फ क्रैमिंग करवाई जाती है। हमारी टीचर्स अलग थे तो उन्होंने हमें अच्छी तरीके से करवा लिया। एमकेट में कॉन्सेप्ट वाइज था, एंड स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे गलत होते रहे, लेकिन लास्ट पे आके जब प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई तो फिर सब कुछ ठीक। अच्छा कशिफ, कोई ऐसी चीज़ जो याद ना हो रही हो और वो बहुत ही मुश्किल लग रही हो? स्पेशली मुझे अपना वक्त याद है, केमिस्ट्री के वो जो रिएक्शंस होते हैं याद नहीं रहते थे, तो आप किस तरह, क्या एक निशानी रखती थी जो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम में हल कर पाती थी? जो यानी कि मुश्किल लग रहा हो, याद ना हो रहा हो, उसके लिए निमोनिक्स बना लेते थे हम छोटे छोटे, यानी कि कोई ग्रुप है वर्ड का तो उनके फर्स्ट वर्ड से लेके एक वर्ड बना लिया कि इनसे स्टार्ट होते हैं, ये निमोनिक्स हो जाएगा, तो वो याद रख लिया। और फिर जब लिखने लगे, यानी कि लिस्ट भूल जाती है ना, नेम्स लिखे हों तो आपको उन नेम्स का फर्स्ट वर्ड लेके निमोनिक्स बना लेते थे हम, और फिर उससे ही देख के यानी कि याद करके लिख लेते थे। अच्छा, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह की? प्रेपरेशन इस तरह की, कॉलेज में भी टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, आपके चैप्टर वाइज पहले टेस्ट होते हैं, फिर आपके हाफ बुक, क्वार्टर बुक्स होते हैं, हाफ बुक होते हैं, फिर फुल बुक होते हैं। तो सारी यानी कि जिस तरह का कॉलेज का स्केड्यूल था मैंने भी अपना वैसा रखा हुआ था। अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता तो पीछे से जो मेरी मिस्टेक्स होती थी या जो मेरा टॉपिक सही तरह नहीं तैयार हुआ वो मैं दोबारा कर लेती। अच्छा, आपने पंजाब कॉलेज से पढ़ा हुआ है और सिर्फ उसी के, क्योंकि तमाम तरह व्यूवर्स को मैं बताती चलूँ, पंजाब कॉलेज के वैसे ही इतने ज़्यादा टेस्ट सेशन होते हैं कि मज़ीद कोई एकेडमी की ज़रूरत नहीं होती, तो आपने रखी थी कोई एकेडमी या सिर्फ पंजाब कॉलेज? एकेडमी नहीं मैं जाती थी, सिर्फ कॉलेज का ही जो लेक्चर्स आपको टीचर्स ने पढ़ाया और वही आके घर आके प्रिपेयर कर लिया। सिर्फ यानी पंजाब कॉलेज के टेस्ट पर आप आपने प्रिपेयर किया। अच्छा, तो मुझे बताइएगा क्लास में कंपटीशन के हवाले से? क्लास में सारी बच्चियाँ इक्वली होती हैं और हर बच्ची इक्वली मार्क्स की बेस पे आप किसी का यानी कि वो नहीं चेक कर सकते कि ये कितनी इसमें स्ट्रेंथ है पढ़ने की या नहीं। सारी बच्चियाँ इक्वल होती हैं, लेकिन 1-2 मार्क्स से आगे पीछे होता रहता है। सारी हमारी क्लास में काफ़ी बच्चियाँ थी, किसी के फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे बहुत सी बच्चियाँ थी जिनके 487 मार्क्स थे, 486 था, 6 वाली बच्चियाँ भी थी, 5 वाली भी थी, तो ऊपर नीचे होता रहता था, कभी उसकी पोजीशन आ रही होती थी क्लास में, कभी किसी की। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स अभी रिसेंटली एमकेट दिया मैंने और क्लियर हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, और अब एडमिशन्स होंगे, एमबीबीएस करूँगी और देन स्पेशलाइजेशन। जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? टीचर्स, सबसे पहले मैं अपने यानी कि पंजाब कॉलेज के टीचर्स और अभी तक मैंने जिनसे पढ़ा, स्कूल के टीचर्स, मेरे अकेडमी के टीचर्स, सबको यानी कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और एट दी एंड मुझे आप बताइएगा, क्योंकि आपको इस मकाम तक पहुँचाने में आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, आप अपने वालिद साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरे पापा ने हमेशा यानी कि मेरी हर चीज़ पूरी की है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो मुझे चाहिए वो मुझे पूरा किया। और मेरी मामा ने भी पूरा एफएससी में पढ़ती रही हूँ, मामा घर के काम खुद ही करती रही हैं और इन दोनों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया इन दोनों को ही करना चाहूँगी। और पापा के लिए मैं एक शेर भी बोलना चाहूँगी। मेरी ज़िंदगी का किस्सा तमाम तुम हो अब, मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम तुम हो अब।
माशाल्लाह कशिफ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने अपनी फीलिंग्स का अपने अल्फाज में उनको बयान किया है। जी नाजरीन, जिन हस्ती के लिए इन्होंने ये चंद अल्फाज कहे हैं, हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं, वो हस्ती भी मौजूद है, हम उनको आपसे भी मिलाते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की कामयाबी पर। सर, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए मुझे। पेट्रोल पंप पर ही? हाँ जी, पेट्रोल पंप। उससे पहले क्या काम करते थे? पंप पे काम करता था जी। और मतलब 20 साल से ही आप काम कर रहे हैं? और 20 साल से ही पंप पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको जब पता चला कि आपकी बेटी की फ़र्स्ट पोजीशन आई है, तो आप वो लम्हात और आप किस कामों में मसरूफ़ थे जब आपको ये पता चला, और क्या फीलिंग्स थी, डिस्क्राइब कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत खुश था। इतना खुश था कि मैं भूल गया कि मैंने अपने बच्चों के लिए दिन रात काम किया। मेरी सारी थकावट उतर गई। तो मैंने बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को कामयाब किया। जिसमें मेरी वाइफ का भी बहुत हाथ था, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। कभी मेरे बच्चों ने मुझे परेशान नहीं होने दिया, ना मेरी बीवी ने परेशान होने दिया। जो भी मैं अपने बच्चों को कहता था वो मान जाते थे। कभी नजायज़ उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया कि पापा हमें ये चाहिए, ये चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक वो अपनी ज़रूरत बताते थे और मैं उनकी हर ज़रूरत पूरी कर देता था। अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह, बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं आपके। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है। और सबसे पहली बेटी कशिफ है? नहीं, अहमर बेटा है मेरा बड़ा जी। अहमर बेटा, वो क्या पढ़ता है? वो ICS कर रहा है जी। कहाँ से? पंजाब कॉलेज से। पंजाब कॉलेज से ही ICS कर रहे हैं। और कशिफ आती हैं, उसके बाद कौन है? ईमान, वो कितने साल की है? वो 15 साल की है जी। अच्छा, 15 साल के। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, मज़ीद आने वाले वक्तों में आप अपने बच्चों को, ख़ास कर कशिफ को जिनकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, आप कहाँ पर उनको स्टैंड करता देखते हैं? बस मैं देख रहा हूँ जी, वो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अल्लाह ताला सब की औलाद को ऐसे ही बनाए जैसे अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को नेक बनाया है। आमीन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको दोबारा एट दी एंड बहुत बहुत मुबारक हो कशिफ की कामयाबी पर। चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफ़ा मिलती है, वालिदैन के हाथ भी चूम लो तो दुआ मिलती है। तुम उन्हें मोहब्बत की नज़र से देखो यारो, उनकी मुस्कुराहट में जन्नत की अदा मिलती है। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ महा रशीद, उर्दू पॉइंट।